राहिम को कब बाहर निकाला जाएगा, क्या होगी वो सिचुएशन जिसकी वजह से इसकी जेल से आजादी होगी और बाहर आके फिर ये धमाल डाल देगा। बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे हैं कि ये ड्रामा अब काफी बोरिंग हो गया। एक तो मैं उसकी रीजन बताऊंगा और ये भी कि भैया नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा जिसकी वजह से ड्रामा एक दफा फिर से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि पीके लग्जरीज की तरफ से आपको लग्जरी गिफ्ट दिए जा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करके इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा और दोनों के स्क्रीनशॉट वहां डीएम में शेयर कर दीजिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. देखिए, सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कि यहाँ पर राहिम कब बाहर आएगा और किस तरह से बाहर आएगा, तो पहली बात तो ये है कि ये जो अंकल लायर है ना, अंकल लायर लायर लॉयर है, ये जो लॉयर है ना बेसिकली ये उसका भाई तो है, बट अंदर ही अंदर एक अच्छा इंसान भी है। उससे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। अब आपको दिखाया जाएगा कि वो राहिम के पास जाएगा और राहिम को कहेगा कि तुम क्यों इतना ज़्यादा ट्रबल में जा रहे हो, अपने आप को क्यों अजियत दे रहे हो। ठीक है, तुम सही हो, मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन अगर तुम सिर्फ चुप करके बैठे रहते तो तुम्हारे पूरे ख़ानदान पे कोई आंच ना आती। तो वो आगे से ये कहेगा कि आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें कि मुझे बाहर निकालने के लिए आप शेरोज़ को बेनकाब करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं कि आप हक सच की तरफ हो या नहीं हो। तो डेफिनेटली वो है और उसको वहां पर दिलासा देकर जाएगा और जाकर फिर आपको दिखाया जाएगा कि वो अपनी बहन से जाकर ये कहेगा कि तुम कैसी औरत हो कि मतलब अपने एक नकारा निकम्मे बच्चे के लिए तुमने अपने एक होनहार बच्चे को जेल में डलवा दिया और अपने हस्बैंड को सूली पर लटका दिया, तुमने अपना खानदान तबाह कर दिया। मतलब अब तुम कैसे इमेजिन कर सकती हो इस सब के बाद तुम सुकून की जिंदगी गुजार सकोगी। जब वो ये सारी बातें कर रहा होगा ना, तो मेरी गट फीलिंग है कि ये अली नवाज सुन लेगा और अली नवाज फिर यहाँ पर इस अंकल लायर को होल्ड करके पूछेगा कि भाई क्या माजरा है। तो वो उसको बता देगा कि बेसिकली उस रात क्या हुआ था, जिसके बाद अली नवाज अंकल बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे और वो उस लॉयर को कहेंगे कि प्लीज़ किसी भी तरह से मेरे बच्चे को बाहर निकालो, क्योंकि ये इंसान एटलीस्ट हक सच की बात करता है। जिसके बाद यहाँ पर अगेन बहन की तरफ से भी प्रेशर तो है, अब कुछ दरमियाना रास्ता इख्तियार करना है ताकि ना तो अली नवाज बाहर आके भड़के और कुछ ऐसा कहे जिससे मामला मजीद तबाह और ख़राब हो। आपको दिखाया जाएगा कि ये जो अंकल हैं, ये अंकल लॉयर जो हैं, ये जाएंगे वहाँ पर एमन के पेरेंट्स से बात करेंगे और उनसे उनकी रजामंदी पूछेंगे एक बड़ी ख़ास बात के हवाले से, जो मैं आपको बड़ी देर पहले से कहता आ रहा हूँ। देखो, यहाँ पर जो एमन की माँ है ना, वो एक ऐसी औरत है कि वो फुल टाइम अपनी बेटी को कैश करना चाहती है और बाप कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज है सोच कर के मतलब मैं अपनी बेटी की शादी एटलीस्ट इससे तो नहीं करवाना चाहता था जो उसकी बहन का बेटा है, बट अब चूंकि इस तरह के सर्कमस्टांसेस बन गए हैं तो डेफिनेटली वो यही चाहेगा कि ठीक है, जहां पर कोई अच्छा प्रपोजल मिले और वो लोग इसको अपनी इज्जत बना के रखना चाहें तो मैं उस चीज़ के लिए हाँ कर दूंगा। अब एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है इस ड्रामे के अंदर के जो यहाँ पर इसका फियांसी दिखाया गया है। आपको याद होगा जब वो फर्स्ट टाइम नवाज के सामने आया था तो उसने कहा था कि मैंने इसको पहले कहीं देखा है, और इसका एक इंटरनल ग्रज शो होता है इस ड्रामे के अंदर कि वो क्यों हाथ धोकर राहिम के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वो कुछ ऐसा डिमांड भी नहीं कर रहा। तो हो सकता है कि फ्यूचर में जाके आपको इसकी भी कोई बैक स्टोरी दिखाई जाए कि किस तरीके से इस अली नवाज ने या फिर इसके जो बेटा है राहिम, इसने किसी पॉइंट पर डिच कराया हो। ये मैं जस्ट एक अजम्पशन दे रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल है नहीं भी है। अब आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर डेफिनेटली ये वहां पर जाकर कह रहा है उस राहिम को कि मैं तुम्हें अंदर तो करवा चुका हूँ, मैं तुम्हें सजा भी दिलाऊंगा, लेकिन इतना आसान नहीं होता। मतलब अगर इसके अपनी सिर्फ इसका साथ देना राहिम के तो इसके लिए मुश्किल नहीं है 1 मिनट में जेल से बाहर आना। पाकिस्तान और इंडिया की जेल का यही तो एक अलमिया है कि यहाँ पर पावरफुल जो है ना वो कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी कर सकता है। कानून जो है ना पाकिस्तान और इंडिया में वो सिर्फ पावरफुल लोगों को सपोर्ट करता है, जो बेचारे कमज़ोर होते हैं वो तो रगड़े जाते हैं एमी फजूल के केसों में भी। खैर, किस्सा सिर्फ ये है कि भैया यहाँ पर अब होगा क्या। आपको दिखाया जाएगा कि अंकल लॉयर जो हैं वो बेसिकली कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे एमन के पेरेंट्स को। किस हवाले से, वो बात ये है कि जब ये आएगा फिर उनको कन्विंस करके हमारे अली नवाज के पास, सॉरी राहिम के पास, तो राहिम को कहेगा कि देखो मैं टोटली अंडरस्टैंड करता हूँ इस बात को कि मतलब तुम सही हो
और अगर तुम इस चीज़ को मज़ीद सही करना चाहते हो तो एक और अच्छा काम कर लो। बाहर आकर तुम ठीक है अगर तुम ये बात कर दोगे कि हाँ शेरोज़ मेरा भाई था या वटएवर, तो उससे तुम्हारा ख़ानदान तबाह होकर रह जाएगा। हाँ तुम तो बेकसूर साबित हो जाओगे, लेकिन सोचो कि क्या ये जो बिज़नेस एम्पायर तुम चला रहे हो क्या उसको चला पाओगे? क्या तुम्हारा बाप तुम्हें सपोर्ट कर पाएगा? अगर वो सपोर्ट करेगा भी तो उसके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। वो माँ भले बुरी है लेकिन उसने तुम्हें पाला है। इस तरह की बातें करके इसको काफ़ी पंप करेगा। तो राहिम पूछेगा कि भाई आप चाहते क्या हो? वो ये कहेगा कि मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिससे तुम्हारी इज्जत भी रह जाएगी और हम सब की भी, और ये अंपायर भी संभल जाएगी और लोगों को बात करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो वो कहेगा वो क्या है? तो उसको फिर ये प्रपोजल देगा कि यहाँ पर अगर वो एमन से शादी कर ले, क्योंकि एमन वैसे भी एक अच्छी लड़की है, अगर वो उसकी ज़िंदगी में आ जाएगी तो यहाँ पर उसके ऊपर से भी वो जो दाग है वो साफ़ हो जाएगा और लोगों को भी बात करने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर कोई गलत सोचेगा भी तो बाद में ये भी सोचेगा कि हाँ भाई अब उसने उसके साथ शादी तो कर ली ना। तो इससे सब धुल जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे, सारे मामलात अपने ट्रैक पे आ जाएंगे और हम सब इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि तुम्हारी मिस्टेक नहीं है। सिर्फ ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारा इस जेल तक आना, ये महज इसलिए कि उस अंपायर को बचाया जाए और तुम्हारे बाप की इज्जत को रेस्क्यू किया जाए, जिसकी मेरे ख्याल से तुम खुद भी हिफाजत चाहते हो। अब जब ये सारी बातें होंगी और उसके बाद खास तौर पर अली नवाज को दिखाया जाएगा कि वो वहां पर जेल में आके उसके आगे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करता है कि जिस तरह से ये अंकल लायर कह रहा है, लायर ये इसकी बात मान लो, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर राहिम जो है वो अपने बाप की बात मान लेगा क्योंकि उसके बड़े एहसान है। बट एक बात कंफर्म है कि वो अपनी माँ से अब कंटिन्यूस नफरत करेगा, क्योंकि जिस तरह पहले सबकी रिस्पेक्ट करता था अपनी माँ की और अपने भाई को जिस तरह इतना प्यार देता था, अब चूंकि उनका असली चेहरा इसके सामने आ गया है तो ये मामला इतनी आसानी से रिजॉल्व नहीं होगा। तो जो मैं बात कर रहा था ना कि ड्रामा इंटरेस्टिंग कैसे होगा, ड्रामा इंटरेस्टिंग अब ऐसे होगा कि इस शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करके और एक दफ़ा फिर से चूंकि ये एक बड़ा इमोशनल फूल है, दोबारा से इमोशनल होकर बाहर आकर एमन से शादी कर लेगा, उसको इस घर में लेकर आएगा। लेकिन आप सोचें कि उस घर के अंदर जहां पर राहिम के सामने अपनी माँ का चेहरा वाज़िया हो चुका हो, जहां पर वो जो उसका भाई है शेरोज़ जो उसके ऊपर पहले गंदी नज़र रख के बैठा था एमन के ऊपर, अब वो फिर से बाहर से आ जाएगा और आकर तंग करेगा इसको। तो सोचे फिर ड्रामा फिर से इंटरेस्टिंग होगा या नहीं? डेफिनेटली होगा। अब ये सिर्फ एक ऐसा पैच था जहां पर मेरे ख्याल से राहिम के ऊपर सारी तोपें हुई हुई हैं और हर बंदा सिर्फ उसी को टारगेट कर रहा है, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग ज़रूर था। और ये पाकिस्तानी राइटिंग की प्लस प्रोडक्शन और डायरेक्शन की काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है कि हम लोग ना ग्राफ को ऊपर नीचे नहीं करते। मतलब जब किसी एक कैरेक्टर को टारगेट करते हैं तो फिर 3-4 एपिसोड में टका के करते हैं। जबकि आप इंटरनेशनल कोई भी सीरीज़ देख लें, नेटफ्लिक्स को देखें या फिर कोई भी अच्छी बेंचमार्क रखने वाली मूवी, वहाँ पर ना ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे होता है। मतलब कभी विक्टिम पावरफुल होता है और कभी कल्प्रिट जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो वो जब सिलसिला चलता है तो ड्रामे के अंदर या फिल्म के अंदर मज़ा आता है। खैर इस तरीके से जब बाहर आकर शादी हो जाएगी और उसके बाद जो एमन, अच्छा एमन की मुझे समझ नहीं आती कि भाई एक तरफ से डॉक्टर कहते थे कि सिर्फ 20% यादाश्त गई है, लेकिन नाउ शी इज़ एक्टिंग लाइक के जैसे उसको कुछ भी याद नहीं है। उसको नहीं याद कि ये जो इसका फियांसी है, इसके साथ पहले इसकी इंगेजमेंट हुई हुई थी, उसे उसके बारे में भी कुछ नहीं याद, उसे और भी किसी बारे में कुछ भी नहीं याद। तो ऐसा भी नहीं हो सकता। या तो आप ये ना दिखाते कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुई है, आप दिखाते कि उसकी टोटल मेमोरी लॉस हो गई है और टोटल मेमोरी किसी भी टाइम रिकवर हो सकती है। तो फिर जिस तरह से एमन रिएक्ट कर रही है ना, उसकी समझ आनी थी बात। लेकिन आपने दिखाया कि थोड़ा बहुत इशू था और थोड़े बहुत इशूज़ के अंदर वो मिक्स्ड बातें करती रहे, कुछ उसको पुरानी बातें भी याद आएँ और उनके बिहाफ पे वो रिएक्ट भी करे वैसा, तो फिर समझ में आएगा। एक और भी चीज़ है जिस वजह से लोगों को शायद ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो ये कि एमन का कैरेक्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वो एक ऐसी लड़की थी जो स्टैंड लेती थी, जो अपने हक के लिए बोलती थी और यहाँ पर उसको थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड गर्ल दिखाया गया था। अब आपने उसको बिल्कुल डेड कर दिया। तब वो एक बिल्कुल नमूना बन के रह गई है जिसकी 20% मेमोरी नहीं, आई थिंक 100% ही लॉस हो चुकी है। तो क्या वो रिकवर होगी? और जब उसकी थोड़ी बहुत रिकवर होती है, क्या उसके अंदर वो पहले वाली एमन वापस आती नहीं? ये एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसके ऊपर मेरे ख्याल से ड्रामे का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा फॉल करेगा। बट एक बात तो मानने वाली है कि ऐश का जुनून इज़ डेफिनेटली अ वर्थ वॉचिंग ड्रामा। इसकी स्टोरी बहुत क्रिस्प है और इसकी वीक में 2 एपिसोड्स आती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी होती है क्योंकि हर एपिसोड के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है, इतना भी बोरिंग नहीं है। लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि राहिम फाइनली जेल के अंदर जा चुका है और एक तरफ से दिखाया जा रहा है कि माइन को बहुत
दुख है, वो बेचारी बड़ी तकलीफ में है, लेकिन समझ फिर भी नहीं आती कि ऐसी कंडीशन में हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस को क्यों ज़रूरी पेश आ जाता है कि इतना सारा मेकअप करके और लिपस्टिक लगाकर भी उसने जेल में आना। मतलब कुछ रियलिस्टिक सीन भी दिखाने चाहिए, हर जगह पर भी मेकअप अच्छा नहीं लगता। जैसा ये टोटली अंडरस्टैंड के ग्लैमर लोगों को पसंद है, बट आप सिचुएशन को तो देखा करो। ड्रामों के अंदर ये भी दिखाया जाता है कि सामने मैयत पड़ी हुई होती है और जितनी भी फीमेल्स होती है उन्होंने फुल टाइम मेकअप किया होता है। तो पाकिस्तानी औरतों को ना पता नहीं क्या मेकअप का एक नेक्स्ट लेवल का क्रेज़ है। तो कम से कम डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को ये चाहिए कि वो कहें कि भाई ये ऐसा सीन नहीं है, इसमें आपने मुंह धो के आना है। इनको ये टेंशन होती है क्या यार, इस सीन में अगर मुंह धो के आ जाएंगे तो लोगों को, हमारे फैंस को हमारा असली चेहरा नजर आ जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हर जगह पर मेकअप इन शॉर्ट अच्छा नहीं लगता। एंड दैट्स अगेन मैं कहूँगा कि अगर आप नेटफ्लिक्स पे देखें सीरीज को तो कैरेक्टर्स मेरे ख्याल से कुछ ऐसे सीन होते हैं जहां पर एक्ट्रेसेस जो है ना वो बड़ा रेडी होके आती हैं, कोई पार्टी का सीन है या कुछ ऐसा, अदरवाइज वो उन्होंने मुंह धोया होता है और बिल्कुल वो जिसे कह लो ना नेचुरल सीन्स होते हैं। इवन के इंडिया के भी जितनी वेब सीरीज बन रही हैं और नेटफ्लिक्स पे भी जितनी यहाँ पर सीरीज देखने को मिल रही है, वहाँ पर भी अब वो इसी स्टैंडर्ड को लेकर चल रहे हैं और लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। इससे नेचुरल फीलिंग आती है, फेकनेस जो है ना वो ड्रामे फिल्म की खत्म हो जाती है। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस लेटेस्ट एपिसोड। आई होप कि आप लोगों ने रिव्यू को एंजॉय किया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।